Kiru Hydel project focus on allegation against Satyapal Malik. Satyapal Malik was ex governor of Jammu and Kashmir. तो प्रोजेक्ट कहाँ पर है पीटी के लिए? देखा जाए तो इट इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन एग्जिस्टिंग किरथई टू अपस्ट्रीम एंड कवा डाउनस्ट्रीम हाइड्रो प्रोजेक्ट और कन्वर्जन पॉइंट बिटवीन द चेनाब एंड सिंगड़ एंड बेला स्ट्रीम। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि जम्मू कश्मीर, देखा जाए तो जम्मू कश्मीर हो गया, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर द हाइडल पावर एनर्जी। और प्रोजेक्ट से इशू क्या होता है कुछ कुछ तो, देयर इज अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी की शेयरिंग ऑफ वाटर BRS ICJ, BRS बियास रवि एंड सतलज इंडिया, ICJ इंडस चेनाब एंड झेलम फॉर पाकिस्तान। तो हाइडल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं जब, तो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिड्यूसमेंट रिडक्शन ऑफ द ई फ्लो ऑफ वाटर। तो उसके कारण जो रेपेरियन स्टेट होते हैं नीचे में, उनको एग्रीकल्चर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर बाकी में दिक्कत होता है। तो ये कंसर्न रहता है। और इंडिया बोलते हैं कि ऑल दीज रिवर्स आर ऑरिजिनेटिंग इन इंडियन रीजन, तो हमारा ज़्यादा हक है इसमें। और साथ ही साथ जो हाइडल प्रोजेक्ट है इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द लोकल इकोनॉमी, और इंडिया इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है इसलिए। तो इंपॉर्टेंट नाम कीरू हाइडल प्रोजेक्ट। अब हु इज डेवलपिंग चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जॉइंट वेंचर है। तो उसके ऊपर कुछ करप्शन का केसेस था, तो उन पर एक एंटी करप्शन ब्यूरो ने चार्ज फाइल फाइल FIR किया। उसके बाद यहाँ पे जो एलिगेशन ऑफ फॉर्मर सब गवर्नर थे स्टैंडर्ड फेलियर। उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे। हम्म। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे और क्यों किया जाता है इन द हिमालयन रीजन, across the address the energy of demand of across North India and state rural area, small sector कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, KVIC लेड कोऑपरेटिव्स, SHG एक्सेट्रा। हाउ टू मेक MSP वर्क गिविंग लीगल, यही लीगल स्टेटस काउंटर प्रोडक्टिव। अब इससे बात होता है कि MSP है, उसमें 23 22+1 FRP प्लस 22 क्रॉप्स, तो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है क्योंकि एक तरह से इट वाज कंसीडर्ड एज अ फ्लोर प्राइस मिनिमम और सपोर्ट सिस्टम, उससे नीचे आप दे नहीं सकते। रिकमेंडेड बाय द CACP, वी ऑलरेडी डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ A2+FL, A2 इनिशियल कॉस्ट, FL फैमिली लेबर, और टोटल जो C होता है वो स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए अलग अलग होता है तो करते हैं। लेकिन जो स्वायत्तन कम्युनिटी बोल रहे थे कि जो C होगा कंबाइंड, इट विल शुड बी 50% मोर देन C, तो अभी नहीं किया गया। MSP जस्टिफाइड है 2 to 3 एरियाज में, क्योंकि सप्लाई डिमांड मिसमैच होता है, प्रॉब्लम्स होता है, फार्मर्स शुड गेट रेन्यूमरेशन बाकी सब में। लेकिन प्रॉब्लम उसमें होता है राइस वीट साइकिल जो बात की, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट। डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट सेम ही है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट PDP या PDS, प्राइस डेफिशिएंसी स्कीम। उसमें आप मार्केट में बेचो, जो डिफरेंसेस होगा वो आप सरकार दे देंगे आपको। दूसरा है कि आप इनकम सपोर्ट के रादर देन मिनिमम सपोर्ट, इनकम सपोर्ट इंसेंटिव स्टार्टिंग में, PM किसान, PM आशा या राइतु बंधु स्कीम एक्सेट्रा, rather than giving a lot of subsidy in water subsidy, electricity subsidy, fertilizer subsidy, और अलग से फिर MSP भी। दूसरा MSP अगर लीगलाइज करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगा गवर्नमेंट का टू प्रोक्योर। FCI के पास कैपेसिटी नहीं है प्रोक्योर करने का, सिर्फ और सिर्फ 40 45 मिलियन टन ही प्रोक्योर कर सकते हैं। और प्रोक्योरमेंट के लिए आप प्राइवेट सेक्टर को आप फोर्स नहीं कर सकते, इट विल बी अगेंस्ट द वॉलेटिव, इट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द मार्केट फोर्सेस। तो आप बस इंसेंटिव दे सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को कि आप प्रोक्योर करिए। और दूसरे के प्रोक्योरमेंट करने के बाद आपको एक जगह रखना पड़ेगा, उसे के लिए स्टॉक चाहिए, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग चाहिए, वो भी कम है इंडिया के पास अभी। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, वेयर हाउसिंग एक्ट के अंदर में 2016 वेयर हाउसिंग एक्ट, इट इज रेगुलेटरी बॉडी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग। तो कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए तभी होगा। दूसरा बोला जा रहा है कि जो MSP होगा अब लीगल करेंगे
तो और क्या हो सकता है इस पर? जो वीट राइस साइकिल है, क्या वो वापस से उसको तोड़ सकते हैं या उसी पे चलते रहेंगे वीट राइस साइकिल पर? तो इसमें बात उठता है कि देयर शुड बी मोर फोकस ऑन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स rather than focusing on MSP। बाकी सब क्रॉप्स को प्रमोट करिए, फॉर एग्जांपल मिलेट, रागी, पाम ऑयल, ऑयल सीड, जो इंडिया इंपोर्ट करते हैं इतने सारे पाम ऑयल को, वर्ल्ड में वन लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल है। तो आंध्र प्रदेश इंडिया में और तेलंगाना इंडिया में 97% ऑफ द पाम ऑयल प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश तेलंगाना होता है, उसमें MSP बढ़ाई, ताकि फिर हम लोग डिपेंडेंट कम हो जाए इंडोनेशिया मलेशिया पर। आशिक, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जैसे एमएसपी गारंटी अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो वही जो क्वेश्चन उठता है कि क्रॉप साइकिल चेंज होगी नहीं होगी, तो इंस्टेड ये बोल सकते हैं कि एमएसपी डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स के लिए और प्रोवाइड की जानी चाहिए, सो दैट ये जो वीट हाँ राइस वही, साइकिल है इस हाँ, मिलेट्स के लिए ज्यादा करिए, पाम ऑयल के लिए ज्यादा करिए, तभी लोग प्रोवाइड। उसको फोकस करेंगे, पल्सेस से फोकस करेंगे। 24.7 20.5 मिलियन टन पल्सेस वी वी जनरेट, और फिर इंपोर्ट भी करते हैं पाम ऑयल। तो इन आज कल ही जो था पीटी में कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उसमें प्रमोट कर सकते हैं। हाँ। तो इसमें लिखा हुआ है MSP शुड बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। एक इंडिया लेवल पर होता है जो बहुत फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप कॉटन में देंगे MSP, या फिर हर क्रॉप इक्विवेलेंट नहीं है इसमें। क्यों? अगर ऑयल सीड अगर नहीं, अगर आप ग्रो करेंगे तो उससे कुछ अफेक्ट नहीं होगा इंडिया को, रादर देन फॉरेक्स रिजर्व से। लोग भुखमरी से मरेंगे नहीं, लेकिन वीट और राइस अगर नहीं करेंगे तो लोग भुखमरी से मर जाएंगे। तो इसका मतलब द क्रॉप हैज टू बी डिवाइडेड इनटू नेशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, और दूसरा की जो नॉर्मल रीजनल इंपॉर्टेंस है क्रॉप का, बाकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है क्रॉप का, उसमें एक फाइन ट्यूनिंग बैलेंस होना चाहिए MSP में। तो आई थिंक वी हैव तो डिस्कस। अशोक, अगर चार पांच मुद्दे देखें एमएसपी के ऊपर, सबसे पहला है कि अगर एमएसपी को लीगलाइज किया, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सरप्लस प्रोडक्शन होगा बहुत भारी मात्रा में। अगर अभी की बात करें तो पता नहीं कितने लाख टन का बफर स्टॉक हमारे पास एफसीआई के पास है ऑलरेडी, उसमें कीड़े लग के खराब हो जाता है क्योंकि बिकता नहीं है। आप जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है 2013 का, जिसके अंदर 80 करोड़ बेनिफिशियरियों को आप फ्री राशन देते हैं पीडीएस स्कीम के तहत, उसके बाद पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी जो आप राशन देते हैं, वो देने के बाद भी इतना पड़ जाता है कि खराब होता है। तो एमएसपी को अगर लीगलाइज किया तो फार्मर्स और ज्यादा बफर बढ़ा देंगे, और ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन करेंगे, तो उसको प्रोक्योर करने में, जैसे आपने बताया, वेयर हाउस ही नहीं है। वेयर हाउस का हमारे यहाँ तो एक्ट भी है, वेयर हाउस कॉर्पोरेशन एक्ट 1962, लेकिन आज तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं है। करप्शन है, पोलिटिसाइजेशन है, और मार्केट के फैक्टर्स हैं जो दिक्कत करते हैं। इसके अलावा बफर प्रोडक्शन के अलावा और सरप्लस प्रोडक्शन के अलावा अलग अलग तरीके की सब्सिडीज है। वाटर सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत है, डेप्ट क्राइसिस है, बैंक से लोन लेते हैं फिर लोन वेवर की दिक्कत होती है हर 5 साल बाद, वो बढ़ जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें कि जो एमएसपी के लीगलाइजेशन की डिमांड है, दैट इज नॉट अक्रॉस इंडिया, दैट इज ओनली इन द फ्यू स्टेट्स, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी। क्यों? ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन आने से इनको फायदा हुआ, और फायदा होने के बाद दिक्कत, अब दिक्कत क्या है, क्यों एमएसपी को लीगलाइज करने में दिक्कत है? क्योंकि अगर यहाँ पर किया तो जो बाकी के स्टेट्स हैं, जो साउदर्न स्टेट्स है, ईस्टर्न स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर एमएसपी का जो कैटेगराइजेशन होगा वो किस प्रिंसिपल होगा? वहां तो सीरियल प्रोडक्शन नहीं होता। तो फ्रूट्स में अगर आप एमएसपी दोगे तो वहां पे अलग से लाना पड़ेगा C2+FL, उसमें बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि जब गेहूं चावल उगा के एमएसपी आप दे रहे हो और उसमें इतना खर्चा आ रहा है सरकार के ऊपर C2+FL देने में, तो फ्रूट्स, जब ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, फ्रूट्स उग रहे हैं, तो उनके ऊपर भी एमएसपी देनी पड़ेगी। तो वो कैसे होगा? इतना पैसा कहाँ से आएगा? इसके अलावा बहुत सारे इंडिया के अंदर, अगर हम बात करें, जो अपर मिडिल क्लास है, एलीट सेक्शन है, वो तो ये एमएसपी वाला खाना, एमएसपी वाला सीरियल नहीं खाते हैं। वो तो आशीर्वाद चक्की का आटा खाते हैं, वो तो अलग अलग चक्कियों का आटा खाते हैं, जो कि एमपी से आता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आता है। हम्म। तो हम्म। तो एमएसपी से अगर आप दे भी रहे हैं, तो बात तो ये हो रही है 80 करोड़ बेनिफिशियरियों को कब तक दोगे? उसमें तो करप्शन इतना है, नकली कार्ड बना के आप राशन लेते हो, आप रहते कोठियों में हो लेकिन राशन आप लेते हो। तो उसको सरकार कह रही है उसको तो हमें कम करना है, तो अगर उसको कम करेंगे तो एमएसपी को बढ़ा नहीं सकते, एक सरकार का ये कंसर्न है। इसके अलावा दिक्कत क्या है? इसके अलावा आप इंपोर्ट भी तो करते हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इंपोर्ट आप करेंगे ही नहीं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से, उनके पास इतना पैसा अफोर्ड करना चाहते हैं कि बाहर से मंगाएंगे और बाहर का खाएंगे। आप उनको रोक नहीं सकते, उनका भी फंडामेंटल राइट है। तो अगर बात उठे तो वो भी बोल सकते हैं वी हैव द फंडामेंटल राइट, व्हाई यू आर पुटिंग अ लिमिट ऑन द इम्पोर्ट। इसके अलावा दिक्कत क्या है, अगर जो अभी हम बात करें कि क्या खाली फार्मर्स का जो कंसर्न है वो एमएसपी है, नहीं। फार्मर्स के 4 या 5 कंसर्न है। पहला, एमएसपी को लीगलाइज करो, जिसका मैंने बताया कि 4-5 कारण है, नहीं हो सकता है। दूसरा, लैंड रिफॉर्म्स, जो आप बोल रहे हो कि लैंड एक्विजिशन हो जाएगा, आप लैंड एक्विजिशन का प्रोविजन हटाओ। अभी सरकार ये बोल रही है कि लैंड फ्रेगमेंटेशन कंट्री के अंदर इतना है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, उससे ना फार्मर को फायदा, ना कंट्री को फायदा, ना मार्केट को फायदा। तो आप क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आ जाओ। जितनी भी फ्रेगमेंटेड लैंड है कॉन्ट्रैक्ट पे पट्टे पे दो, या फिर मार्केट ऑर्गेनाइजर्स को दो, एफपीओस को दो। प्रोडक्शन होगा, एक साथ बिकेगा, आपको भी पैसा, सरकार को भी मुनाफा। जो लैंड होल्डर्स हैं वो नहीं चाहते ये चीज होना। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनका जो जो वो वेजेस देते हैं वो बड़े कम है, नॉन फॉर्मलाइजेशन फॉर्म में होता है, एग्रीकल्चर के ऊपर कोई टैक्सेशन का प्रोविजन भी नहीं है। तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन होता है टेनेंट फार्मर्स। इसके अलावा तीसरी जो इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो क्या है, वो ये है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स के ऊपर पीएम एक स्कीम आई है, डिजिटाइजेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स। उसमें लैंड रिकॉर्ड्स के ऊपर डिजिटाइजेशन की बात है, ड्रोन से सर्विलेंस की बात है। तो फार्मर्स ऐसा चाहते हैं, जो कुछ सेक्शन ऑफ फार्मर्स है, कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लैंड होल्डिंग है वो कहीं ना कहीं छिन जाएगी। तो एमएसपी इज नॉट द कंसर्न इफ वी talk about the current scenario which is happening where the farmers are striking. There are a number of factors, and obviously the MSP legalization of MSP is not because the government does not want, because there are a number of factors. The whole country will get affected. So thank you so much. तो and keep प्रदेश, यहाँ पे आपने चैलेंजेस अच्छे से हाईलाइट किए एमएसपी लीगलाइजेशन के, तो आप क्या सॉल्यूशंस क्या सजेस्ट करोगे फिर? solution तो वही है जो प्राइस सबवेंशन स्कीम है। तो कुल मिला के मैं बता रहा हूँ, कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है एमएसपी में कि जो लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी है तो वो उससे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगी, रादर देन कि आप और फिर नहीं भी करेंगे तभी प्रॉब्लम। तो उसका कुछ ऑल्टरनेटिव निकलना चाहिए, मिडिल ग्राउंड। तो मिडिल ग्राउंड 3 निकला जो यहाँ पर दिया हुआ है। हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करें, हाई वैल्यू प्रोडक्ट को प्रमोट करें, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप करिए। दूसरा, इनकम सपोर्ट करिए रादर देन लीगलाइजिंग एमएसपी ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा, तीसरा, फोर्थ हो गया प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम, ताकि प्राइवेट सेक्टर को भी इंसेंटिव मिले। और वेयर हाउसिंग, पहला मतलब वेयर हाउसिंग से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं कि आप फूड सब्सिडी प्रोक्योर तो करते हैं लेकिन वो सड़ भी जाता है। तो वेयर हाउसिंग में आप ईसीए का जो मॉडल है कि 1955 के अंदर कि गवर्नमेंट हैज द राइट टू इंटरवीन एंड टू चेक द स्टॉक लिस्टिंग इन इंडिया। प्राइवेट सेक्टर को उसमें बूस्ट नहीं मिलता है क्योंकि हर बार इंटरफेयर करते हैं कि आप स्टॉक होल्ड, पब्लिक स्टॉक होल्ड नहीं कर सकते, इतने ही करना पड़ेगा आपको। तो रेगुलेशन बहुत ज्यादा है उसमें। तो इसको कम कर, रेगुलेशन कम कर सकते हैं। और एक तरह प्राइवेट को आप इंसेंटिव दे सकते हैं, आप एफपीआई खोलिए और डायरेक्टली कॉन्ट्रा फार्मिंग कर सकते हैं, जैसे प्रवेश ने बोला। और इसमें हम रोल ऑफ सबसे बड़ी बात, इंटरमीडियरीज भी कम कर सकते हैं। रोल ऑफ इंटरमीडियरीज जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो ई नाम को और प्रमोट किया जाना चाहिए। लाइक इंटरमीडियरी जो आड़तिया जिनको बोलते हैं, कि उनकी वजह से भी जो करप्शन होता है एग्रीकल्चर मार्केट्स में। और एक तो चीज मुझे ये भी मिली है कि जो एमएसपी के ऊपर बोला जाता है, तो आप मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी के अंदर रहते हैं। आप गवर्नमेंट से पहले तो ये कहते हैं कि आप इंटरफेयर मत कीजिए, लेसिस फेयर इकोनॉमी होनी चाहिए। लेकिन आप गवर्नमेंट को कंपल थोड़ी कर सकते कि मुझसे ही खरीदो। ये खरीदने वाला तो और प्रोविजन दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा में भी प्रवेश, नहीं है। ये तो हाँ ये डिस्कस कर दिया, ये वाला एमएसपी का पॉइंट। लेकिन लास्ट में एमएसपी अगर कर भी देंगे लीगलाइज, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इफ एमएसपी इज लीगलाइज, जो फार्मर क्राइसिस जो इंडिया में है या फिर एग्री क्राइसिस, ये कैन नॉट बी सॉल्व बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। तो राइट। डायरेक्ट स्टार्ट कोई बोले अगर क्वेश्चन में भी कि लीगलाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एमएलए में लीगलाइज भी कर दिए तभी सॉल्व नहीं हो सकता। क्योंकि जब लोन वेवर कर किए तब सॉल्व नहीं हो पाया, तो एमएसपी लीगल कैसे सॉल्व हो पाया? अनटिल और अनलेस सबसे बढ़िया देयर इज एग्जाम्पल इसका सेक्टर नासिक। रिफॉर्म इन एवरी सेक्टर, राइट फ्रॉम जो सप्लाई चेन से लेकर के इनपुट से लेकर फार्मर्स इनपुट हो गया, एमएसपी हो गया, हर चीज में रिफॉर्म चाहिए, लेबर्स हो गया सब। बोल दो वही है लास्ट ना कि कुछ। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल अगर कंपेयर करें तो नासिक का है। नासिक में तो गेहूं चावल कोई नहीं उगा रहा है, लेकिन वहां भी दिक्कत है, वहां तो प्याज उगाते हैं। तो अलग अलग दिक्कत अलग अलग फार्मर्स की है। ठीक है, इट वाज अ वेरी comprehensive डिस्कशन। India's mineral production rises 5.1%, mineral output। तो इंडेक्स ऑफ मिनरल आईआईपी के अंदर आई थिंक इट इज
सेकेंड लास्ट मानसी, मिनरल्स, माइनिंग इंडस्ट्री जो होता है आईआईपी के अंदर में, हाँ, चेक करना पड़ेगा। क्वेरिंग सेक्टर, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पूछ रहे हैं। सेकेंड लास्ट है, फर्टिलाइजर के ऊपर होता है शायद। इंडियाज वेंचर डेप्ट मार्केट क्रॉसेस $1 बिलियन 2023। वेंचर डेट तो एक तरह 1.3 वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर फ्यूल डील इन द सेक्टर। वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब कि आप डायरेक्टली स्टार्टिंग में आप इन्वेस्ट करें स्टार्टअप में, फंड रेजिंग और स्टार्टअप्स में, तो इंक्रीज हम तो आईपीओ का बात होता है ओवरऑल इसमें, वेंचर कैपिटल में। स्पेशलाइज्ड लेंडर विलिंग टू टेक मोर रिस्क, आईआईपी में मोर कौशिक, मोर हायर रिटर्न। स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करिए, स्टार्ट तो वेंचर हो गया। आईआईपी में इसमें लिखा है माइनिंग सेक्टर की जो वेटेज ओवरऑल है 14.4% है, मैन्युफैक्चरिंग की 77.6, और जब हम कोर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो वो 40% है। और कोर इंडस्ट्रीज में भी हाईएस्ट रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, और लास्ट के दो जो है सीमेंट, और सबसे कम वेटेज है फर्टिलाइजर्स की। सीमेंट है वो, ठीक है। सीमेंट और उसके बाद फर्टिलाइजर्स। हाँ, जो तुम सेकंड हाईएस्ट कह रहे थे वो, हाँ, 8 कोर सीमेंट। इंडस्ट्रीज की। एस और B2B। एस पूछा भी था, सॉफ्टवेयर ऑन सर्विस है ना, एस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज सर्विस, जीमेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सब हाँ, सॉफ्ट। B2B, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस हो गया। विजन 100 क्यूब कुड टर्न ओडिशा इनटू स्टार्टअप हब। 100 क्यूब विजन इंपॉर्टेंट स्टार्टअप के लिए। वो क्या है, एक तरह से जो इन्विजाइजिंग 100 ओडिया एंड ओडिया बेस्ड स्टार्टअप्स, ईच वैल्यूएशन 100 करोड़ बाय 2036। एफडीआई बड़ा है, लेकिन स्टार्टअप कैसे इसको यूज कर, उड़ीसा कैसे यूज करे। इट इज नोन फॉर इनोवेशन एंड कॉमर्स। कलिंगा एम्पायर से देखा जाता है तो आज तक, लेकिन इट हैज फेस ब्रेन ड्रेन, क्योंकि वहां से लोग अधिकतर महाराष्ट्र, गुजरात जाते हैं या फिर बाहर कंट्रीज में जाते हैं। कैसे प्रमोट किया है उड़ीसा को, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईआईटी भुवनेश्वर, आईएससीआर, स्किल डेवलपमेंट, हेवी इंडस्ट्रीज प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन स्टार्टअप, सर्विस सेक्टर और डीप टेक में नहीं। हेवी इंडस्ट्री फॉर कलिंग प्रोजेक्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म में उड़ीसा विल बिकम द, ऐसे ही तो हाईएस्ट आयरन और प्रोडक्शन में भी इंडिया में, बॉक्साइट में भी, आयरन में भी, लेकिन हेवी इंडस्ट्रीज में, डीप टेक में नहीं, इंडस्ट्रियल 4.0 में नहीं। इसको प्रमोट करने के लोकल एंटरप्रेन्योर, एकेडमिक फैकल्टी, टू इग्नाइट द आइडिया ऑफ नर्चरिंग अ वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम ओडिशा इन नेक्स्ट 10 to 15 years के लिए 100 क्यूब इनिशिएटिव है इन ओडिशा। इन्वायरमेंटल स्पेस सिक्स डेटा देख चुके हैं, you have taken this in space, important keyword, geospatial guideline, Indian space policy, in space, 100% FDI इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड वाइड में $37.1 बिलियन स्पेस सेक्टर। सुप्रीम कोर्ट दोनों बोलते हैं कि द लॉज हैव टीथ बट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आर स्लैक, लेकिन ये भी बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया एनजीटी को कि यू आर यूजिंग द लॉज आर्बिट्रेटली। आप ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किए, आप हमेशा कंप्लेन कर देते हैं, आप हमेशा फाइन डायरेक्टली इंस्टिल करते हैं। आप तो आपको एक, जिस पर हो रहा है फाइन, तो उनको एक मौका मिलना चाहिए कि डिफेंड कर सके। ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से एक तरह से बोला जाता है। मोटिवेशन स्टाफ नहीं है, इक्वल रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सिचुएशन, स्लैकनेस है, अनडिफाइंड वायलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वुमेन ऑफ द आशा ओवरवर्कड अंडरपेड। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, ऑक्सिलरी मिडवाइफ, नर्सेस, ये में ऐसे हो गए, ऑक्सिलरी मिडवाइफ, नर्सेस, मिड नर्सेस ऐसी।
सर्च करना है तो क्या लिखा हुआ है। तो ये तीन, वी हैव सीन द प्रोटेस्ट, रिसेंट प्रोटेस्ट इन महाराष्ट्र, तेलंगाना, इवन इन आंध्र प्रदेश रिगार्डिंग द मिनिमम वेजेस एक्ट, कि उनको भी राइट्स मिलना चाहिए एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट वर्कर्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि दे आर ओनली इंटरफेस between the health system and community, first line of defense, first line of awareness, first line of contact between the government schemes, healthcare related, adolescent, mother, pregnant women और community, फर्स्ट लाइन है। तो फर्स्ट लाइन को अगर आप एक तरह से ओवरवर्क कर देंगे, फर्स्ट लाइन को आप जॉब सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो पूरा जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर सेक्टर, वो क्रम्बल हो सकता है। कैसे? तो देखते हैं। ट्रिपल शिफ्ट में काम करते हैं, कोई डिफाइंड वर्क लिमिट नहीं है, दिन भर काम कर सकते हैं, अंडर पेड है, ओवरवर्कड है, बोलती है जाकर के हर जगह कि आपको आयरन फोलिक एसिड लड्डू मिलना चाहिए, फूड पैकेट बना के देना चाहिए, वो देती भी है, लेकिन खुद टाइम से नहीं खाती है। आशा वर्कर प्रोवाइड केयर बट दे आर नॉट केयर्ड बाय एनीवन, नॉट अ सिस्टम और बाय एनीवे। आयुष्मान भारत, आईसीडीएस, सब में एक तरह से उनका सहयोग रहता है, रोल रहता है, अवेयरनेस जनरेशन से लेकर के वो केयर देती है, क्यूरेटिव केयर भी देती है, वो अवेयर करती है प्रेग्नेंट वुमेन को, ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ाती है। तो सब करने के बावजूद भी खुद भी वो एक तरह से जो भी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, उसमें इशू होता है उनके साथ। दूसरा टाइम नहीं है उनको, अगर डिफाइन नहीं है, मिनिमम वेज एक्ट मिला नहीं है, उनके अंदर में एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है वर्कर्स का, तो उनको जो गवर्नमेंट के तरफ से जो मिलना चाहिए स्कीम्स, उसमें प्रॉब्लम होता है। फिर टाइम लिमिट डिफाइन नहीं है, तो दिन भर काम करती है, तो लू के समय में उनको एक तरह से दे आर वर्नेबल टू गेट सिक फ्रॉम हीट ऑफ ए कोल्ड हो जाता है, हीट स्ट्रेस, ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो डिमांड क्या है आशा वर्कर का? 4-5 डिमांड है। पहला है कि उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए अंडर अंडर द, जैसा सबको मिलता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को, वर्कर्स को। सेकंड, मिनिमम वेज एक्ट होना चाहिए हर एक स्टेट के अंदर में। तीसरा है ऑक्यूपेशनल हजार्ड को यूज करना चाहिए, OSH, ऑपरेशनल सेफ्टी एंड हजार्ड, इंडस्ट्रियल कोड 2020 जो लेबर लॉ आया था, उसमें भी इंक्लूड करना चाहिए। ये भी तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड है कि आप सुबह काम करो, शाम के काम करो, धूप के कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपका तबीयत खराब हो रहा है, तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, तो इसमें लेना चाहिए ताकि उनको बेनिफिट मिले स्कीम्स में। और दूसरा कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट, इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन। क्यों ऐसा? क्योंकि भोपाल में एग्जांपल दिया है कि 63% ऑफ द इनकम इज स्पेंड ऑन लॉजिस्टिक कॉस्ट, आने जाने में, स्कूटी का खर्चा, तेल का, ऑटो का, एक्सेट्रा, सब में उसी में खर्चा होता है। अपने ऊपर क्या करेंगे फिर? वायलेंस भी फेस करना पड़ता है। वो जाती है अवेयर करने कि आप बच्चे कम करिए, तो उनको एक तरह से अब्यूज किया जाता है। कोरोना वायरस में बहुत एक इंपॉर्टेंट सहयोग रहा है आशा वर्कर का। ऐसे एक स्कीम था महाराष्ट्र में, एक जगह था पुणे में, जहाँ पर आशा वर्कर, बीडीओ से लेकर के लोकल सैनिटेशन वर्कर, सब कोई एक जगह कम्युनिटी के में बैठते थे और डिसीजन लेते थे कैसे पब्लिक यूटिलिटी को चलाए। तो आशा वर्कर उसमें वहाँ भी रोल था। वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से लेकर के सैनिटाइजेशन, वो अवेयर कर रही थी कि आप घर में रहिए, लेकिन वो अब्यूज होता था, उस पर लोग थूक फेंकते थे, उसको कुछ जगह पे वायलेंस भी हुआ था। तो सेफ्टी नहीं। तो लिखा हुआ है कि आशा हैव ऑलवेज बीन द लोअर रंग ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम, लीस्ट पावरफुल, मोर अकाउंटेबिलिटी, मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन लीस्ट पावरफुल, दे आर पावरलेस। इसलिए उनको एक डिफाइंड आशा वर्कर ड्यूटीज डिफाइन होना चाहिए, सिटीजन चार्टर उसमें भी होना चाहिए। फिर एक डिफाइंड एरिया में उनका होना चाहिए कि 8 घंटा काम कर सकते, 8 घंटा शिफ्ट या 10 घंटा का शिफ्ट एग्जैक्ट होना चाहिए। मिनिमम वेज बात कर लिया, ऑक्यूपेशनल हजार्ड बात कर लिए, और डेटा लॉगिंग, लर्निंग, पैलेटिव केयर, इस पे फोकस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हर दिन आशा वर्कर इतने सारे काम करती है, जाते हैं तो डेटा कलेक्शन टैब, छोटा टैब होना चाहिए, या फिर कुछ कि आप डायरेक्ट डेटा कलेक्ट करो कि हाँ इस लोकेलिटी में इतने बच्चे थे, उनका वैक्सीनेशन हुआ, या फिर उसमें से इतने लोग का अंडर न्यूट्रिशन है, वेट कम है, लो BMI है, हाई BMI, एनीमिक है, ये उनके डेट। इससे डेटा ड्रिवन
आशा वर्कर कर सकती है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। उससे क्या होगा, जो डेटा का यूज वैल्यू है, जो क्वेश्चन पूछा था, यूज वैल्यू वो बढ़ सकता है। गवर्नमेंट और अच्छी तरह से इसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये 5 एरियाज है जहाँ पर आशा वर्कर से रिलेटेड रिफॉर्म चाहिए। तभी जाके इंडिया का लॉन्ग टर्म जो गोल है विकसित भारत का, कि अफोर्डेबल लाइफस्टाइल, गुड लाइफस्टाइल और इक्विटी इन हेल्थ केयर सर्विस फॉर ऑल अचीव कर सकते हैं। ये यूबर के सीईओ जो है वो एक तरह से डारा पुरुष हो, ये बोलते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द टफेस्ट मार्केट आउट देयर। यहाँ कोई भी स्पेन करना चाहते हैं ना, मैक्सिमम लेता है। लेकिन ये भी तो बोल सकते हैं कि इंडियन जो मार्केट है इट इज हाईली कॉम्पिटिटिव। और दूसरा कि इसलिए तो उबर और ओला में एक इशू चलता रहता है। दूसरा, इंडिया मार्केट हाईली कॉम्पिटिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो लोग हैं दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन, और वो मध्यम मार्ग और लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास में है। तो उनको अफोर्डेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन लग्जरी। इसलिए ओएनडीसी लाया गया था टू ब्रेक द मोनोपोली डुओपोली ऑफ द ई कॉमर्स कंपनी अमेजन फ्लिपकार्ट। ओएनडीसी से कारण क्या हुआ कि जो स्मॉल शॉपकीपर थे, स्मॉल रिटेलर थे, दे ऑल्सो कैन लिस्ट देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन और आप खरीद सकते हो। इंडियन सिटी फ्यूचर रेडी फॉर सिटीजन, डायरेक्टली फ्यूचर रेडी फॉर सिटीजन। तो पहला जो होगा कि सिस्टमेटिक प्लानिंग होना चाहिए इंडियन सिटीज का। जो कल हम लोग बात किए थे, एक वर्ड था ज्योग्राफी में, कॉन्यूबरेशन, मानसी अर्बनाइजेशन था, वैसी CON से रिलेटेड वर्ड था कि एक सिटी रहे अलग, क्या हुआ, ओनरवेशन कॉन्वर्बेशन। हाँ, छोटे छोटे सिटीज है, टीयर 2 सब टीयर 2 मिलाकर एक बिग सिटी, फॉर एग्जाम्पल टोक्यो, ग्रेटर लंदन, वैसा हो सकता है ताकि कोई एक सिटी पर पूरा बोझ नहीं पड़े। तो दूसरा हो गया। फिर फ्यूचर रेडी के लिए सस्टेनेबिलिटी का फोकस होना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट सब उसी में आ जाएगा, स्मार्ट सिटी में हो जाएगा। स्मार्ट सिटी होना चाहिए, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम होना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फिर ड्रेनेज सिस्टम, क्लॉगिंग नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक हो गया। फिर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एफोरेस्टेशन करना चाहिए, अर्बन फॉरेस्ट्री, मियावाकी मेथड से लेकर स्पॉन्ज क्रिएशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अर्बन फ्लडिंग, और अर्बन हीट आइलैंड को रोकने के लिए आप सस्टेनेबल मटेरियल को यूज करें, तभी जाके इंडियन सिटीज होकर फ्यूचर रेडी हो। और दो एक और ऐड करते हैं, RITS का यूज और ट्रैम, ई ट्रैम, उसको वापस से ला सकते हैं रादर देन टैक्सीज, उबर और बाकी। पाकिस्तान न्यू PM फेसेस इकोनॉमी इन क्राइसिस, शेकी alliances for New Delhi, cautious optimism. पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान में क्या क्राइसिस है, तो चार मैं अगर बताऊंगा कि पहला है कि डेट क्राइसिस हाई है, CPEC जो प्रोजेक्ट था इट इज लेडन विद हाई डेट, करप्शन बहुत ज्यादा है तो चल नहीं पाया। दूसरा, तो सॉवरेन जो डेट है वो बढ़ गया, तो उनको एक तरह से प्लेज करना पड़ा एयरपोर्ट्स, हाईवेज सब चाइना को, तो पहला वो इशू है। सेकंड, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और उनका जो ब्रांड वैल्यू ओवर द ईयर्स इट वाज blackened due to systematic effort by India यूज ऑफ कोर्सिव डिप्लोमेसी, दुनिया भर में जाकर के अवेयर करना कि पाकिस्तान इज अ हब ऑफ टेररिज्म, वहीं से टेररिज्म स्टार्ट होता है, अफगानिस्तान में इम्पैक्ट होता है और सराउंडिंग रीजन डिस्टेबलाइज होता है हर जगह, चाहे FATF में ग्रे लिस्ट हो, चाहे वर्ल्ड, चाहे IMF में मिले नहीं लोन, चाहे सऊदी अरेबिया और UAE से रिलेशनशिप हो। तो दूसरा चैलेंज इंडिया के लिए वो सेकेंड। उसके बाद फिर बालूचिस्तान इंसर्जेंसी, अफगानिस्तान, TTP, सिक्योरिटी चैलेंजेस है। चौथा चौथा है कि वाटर क्राइसिस, वो मैनेजमेंट नहीं करते, लैंड मैनेजमेंट ढंग से नहीं है, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी ढंग से नहीं है, तो जो टेक्सटाइल सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, दे आर ऑल्सो इन डेट क्राइसिस। प्रोडक्शन वैल्यू कम है, यील्ड कम है, लो प्रोडक्टिविटी है लेबर्स का, हाईली इनफॉर्मल इकोनॉमी है, कैश यूज बहुत ज्यादा है, तो फॉर्मुलेशन नहीं है। दूसरा, पावर स्ट्रक्चर में भी जो हाइब्रिड सिस्टम है, मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट, उनका जो रोल है
वो बहुत ज्यादा के कारण देर इज वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन पाकिस्तान, जिसके कारण करप्शन, नेपोटिज्म, उसके कारण पूरा ओवरऑल पाकिस्तान एक वीकेंड जगह पर अभी है। इंडिया के लिए क्या है, वीक पाकिस्तान, स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इज डेट्रीमेंटल फॉर द इंडियाज स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन द रीजन फ्रॉम द 1947। हमेशा से रहा है कि जो इंडिया पाकिस्तान रहा है वो वीक है, स्टेबल रहा है लेकिन वीक है। लेकिन अगर वीक है और अनस्टेबल है तो भी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। तो इंडिया शुड ऑलवेज फोकस फॉर स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। तो उसे के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंडिया इज ए ब्रीजिंग पावर इन मेनी वेज। ब्रीजिंग करते हैं नॉर्थ साउथ डिवाइड के बीच में, G20 में इंक्लूजन करते हैं अफ्रीकन यूनियन का, ब्रिक्स में भी इंक्लूड करते हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया एक्सेट्रा। वैक्सीन मैत्री, WTO में उठाते हैं, मुद्दा उठाते हैं, क्लाइमेट चेंज में मुद्दा उठाते हैं, NDC का बात करते हैं, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, जो चाइना और US के बीच में कनेक्ट करते हैं। तो इंडिया एक तरह से मल्टी अलाइनमेंट का बात करता है रादर देन नॉन अलाइनमेंट या यूनिपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी, मल्टीलैटरलिज्म। कैन देयर बी टू हेमिस्फीयर? तो इंडिया बोलता है वो इंडिया हेमिस्फीयर में बिलीव नहीं करता है, इंडिया अलायंस सिस्टम में बिलीव नहीं करता है। इंडिया बात करता है रियलिज्म इन इंटरनेशनल एथिक्स, कि उसके हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि इंडिया का जो रियलिज्म है इट इज नॉट बेस्ड ऑन मॉरल इगोइज्म, खुद पर नहीं है, सोचता नहीं, इंडिया सोचता है दूसरों के लिए, उस पर बेस्ड है, ह्यूमन राइट्स पे सोचता है, डिग्निटी पे सोचता है, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, इसलिए नाम है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर इंडिया नहीं, सिक्योरिटी फॉर ग्रोथ फॉर ऑल। तो एक तरह से ऑल्ट्रिस्टिक इन जो मैकेनिज्म है इन इंटरनेशनल एथिक्स को प्रमोट करता है। ये क्वेश्चन बता प्रवेश, काइंडली शेयर द नेक्स्ट आर्टिकल लिंक।